आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि वाइफ द्वारा जो 498 की एफआईआर होती है काफी कॉमन हो गई है, क्योंकि महिलाओं को उनके अधिकार के बारे में कुछ ज्यादा ही पता चल गया है, जिसका वो कुछ ज्यादा ही मिसयूज भी करती है। तो महिलाओं का जो इंटेंशन होता है ना, वो ये होता है कि हर तरह से कैसे हरास किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ऐसा मैटर आया है जहां पे एक महिला जो है वो शादी के बाद वो 498 की एफआईआर करती है। ठीक है, अब उस एफआईआर में महिला अपने पति का नाम डालती है, महिला अपने सास का नाम डालती है, और यही नहीं, जो महिला है वो सास की छोटी बहन का भी नाम डाल देती है, उनके पति का भी नाम डाल देती है, उनके बेटे का भी नाम डाल देती है। ठीक है, अब चलो, जो पति है, जो सास है, वो तो करीबी रिश्तेदार हो गए। ठीक है, सास की छोटी बहन, मतलब ये अभी ट्रेंड में चल रहा है। महिलाएं जो है वो पुलिस स्टेशन जाती है और वो एफआईआर करवाती है, और एफआईआर में वो हर किसी का नाम डाल देती है, ढूंढ ढूंढ के निकाल के रिश्तेदारों के नाम भी केस में डाल देती है, एफआईआर में डाल देती है। और उनका इंटेंशन क्या होता है कि भाई एफआईआर से ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग डरते हैं। ठीक है, और जब एक बार एफआईआर में नाम आ जाता है तो फिर फैमिली में ही डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाते हैं। तो उनका ये मकसद होता है कि अब फैमिली में ही डिस्प्यूट कराना, ठीक है, मेंटल टॉर्चर करना। और कहीं ना कहीं अब कोर्ट को भी ये बात समझ में आ गई है कि जो महिलाएं हैं वो जो 498 का केस करती है, ठीक है, हस्बैंड का नाम एफआईआर में डाल रही हो समझ में आता है, सास का नाम एफआईआर में डाल रही हो समझ में आता है, लेकिन दूर के रिश्तेदारों का नाम जो डाल रही हो आप एफआईआर में, फिर उसका कोई सेंस नहीं है। अब ये चीज कोर्ट को भी समझ में आ गई है कि भाई एक रिवेंज लेने के लिए, अपने पति और अपनी सास के ऊपर, ससुर के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए दूर के रिश्तेदारों का भी नाम डाल देती है। 498 का केस ही नहीं, बल्कि जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है उसमें भी जो महिलाएं हैं वो सबको पार्टीज बना देती है। ऐसा ही एक केस आया है सुप्रीम कोर्ट के सामने। यहाँ पे एक हस्बैंड और वाइफ है, दोनों की शादी होती है 2016 में। वहां पे महिला का ये कहना है कि जो हस्बैंड है उन्होंने पत्नी की केयर किया सिर्फ 5 महीने तक। उसके बाद जो हस्बैंड है वो अपनी पत्नी को मेंटल टॉर्चर करते रहे, ठीक है, फिजिकल टॉर्चर करते रहे। इसके बाद जो महिला है वो जाती है पुलिस स्टेशन, वो कंप्लेंट फाइल करती है, रिटन कंप्लेंट फाइल करती है, और फिर इसके बाद एफआईआर दर्ज हो जाती है। अब इस एफआईआर में जो महिला है किसका किसका नाम डालती है? सबसे पहले पति का नाम डालती है, सास का नाम डालती है, और सास की छोटी बहन का नाम डालती है, ठीक है, उनके पति का नाम डालती है, और उनके बेटे का नाम डाल देती है। महिला जो है वो सबका नाम एफआईआर में डाल देती है। इसके बाद क्या होता है कि पंचायत बिठाई गई, मामले को सॉल्व करने की कोशिश की गई, ठीक है, लेकिन मामला सॉल्व हुआ नहीं, और महिला ने इन सब लोगों के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस कर दिया। ठीक है, ये केस अलग चलने लगा। तो यहाँ पे जो महिला की मदर इन लॉ है, उनकी जो छोटी बहन है, वो जाती है हाई कोर्ट, एफआईआर, चार्जशीट और जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है, ठीक है, उनके ऊपर, उसको खत्म करवाने के लिए, उसको कॉश करवाने के लिए। लेकिन जब ये मामला पूरा हाईकोर्ट के सामने आता है तो हाईकोर्ट ने क्रिमिनल प्रोसीडिंग, एफआईआर, चार्जशीट को कॉश करने से मना कर दिया, मतलब केस खत्म करने से मना कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि भाई ट्रायल कोर्ट में चल रहा है तो चलने दो, ऐसा। लेकिन यहां से निराश होकर जो रिलेटिव्स है वो पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट। अब जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि चार्जशीट में ऐसा कहीं पे भी मालूम नहीं पड़ा है कि जो रिलेटिव्स है उन्होंने किसी भी तरह का कोई टॉर्चर किया है महिला के ऊपर। कोर्ट ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि भाई यहाँ पे है ना, पुलिस ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। ठीक है, अभी एफआईआर हो जाती है तो पुलिस का क्या काम होता है कि भाई पुलिस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे। ठीक है, बस एफआईआर करके पुलिस छोड़ नहीं सकती है, पुलिस को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना है कि भाई तुमने इस बंदी का नाम डाले हो, ठीक है, तो उसका क्या रोल है, क्या वाकई में उसने टॉर्चर किया है, क्या वाकई में वो कल्प्रिट है। तो पुलिस को ये सब फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, और तब जाके पुलिस डिटेल में चार्जशीट फाइल करती है। लेकिन इस केस को देखने के बाद यहाँ पे पुलिस ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं है। यहाँ पे जो महिला है वो पुलिस स्टेशन गई, उसने अपने बयान में बोला कि भाई मेरी सास ने, मेरे हस्बैंड ने, सास की छोटी बहन ने मुझ पर टॉर्चर किया है। पुलिस ने नाम डाल दिया, ठीक है। अब पुलिस ने जो महिला है उसकी माँ का, उसके पिता का भी बयान लिया, ठीक है। तो उसकी माँ और उसके पिता के बयान को देखने के बाद भी कोर्ट को ऐसा कहीं पे भी नहीं लगा कि जो रिलेटिव्स है वो किसी भी तरह से इन्वॉल्व है, ठीक है, इस केस में। यहाँ पे तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं है, बस पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दिया, भाई उसका काम हो गया। अब पुलिस नॉर्मली करती क्या है, पुलिस चार्जशीट फाइल कर दी, भाई हमारा काम हो गया।
लेकिन ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। चार्जशीट का मतलब ही यही होता है कि पुलिस को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना होता है और उसके बाद चार्जशीट फाइल करना होता है। अब यहाँ पे कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो माँ का स्टेटमेंट है, ठीक है, माँ ने जो बयान दिया है, पिता ने जो बयान दिया है चार्जशीट में, वो तो कार्बन कॉपी है। मतलब जो कंप्लेनेंट है, जो महिला है, महिला की माँ ने पुलिस के सामने ये बयान दिया कि भाई उसे उसकी बेटी ने बताया कि 5 महीने तक तो सब कुछ सही रहा, 5 महीने के बाद उसके ऊपर टॉर्चर स्टार्ट हो गया। पिता का स्टेटमेंट देखा गया, पिता का बयान देखा गया, तो पिता के बयान में भी यही लिखा हुआ था कि उसे उसकी बेटी से पता चला कि भाई उसके ऊपर टॉर्चर किया गया है, उसके साथ मारपीट की गई है, ठीक है। और यही नहीं, इसके साथ साथ जब पंचायत बैठी थी, ठीक है, तो जो वो मेंबर्स है उनका भी बयान लिया गया और उन बयान में उन्होंने ये कहा कि उनको महिला के पिता से पता चला कि महिला के साथ मारपीट हुआ है। मतलब जो महिला की माताजी है, पिताजी है, ये लोगों ने अपनी आंखों से नहीं देखा कि महिला के साथ मारपीट हुई है। उन्होंने खुद विटनेस नहीं किया कि महिला के साथ मारपीट हुई है, टॉर्चर हुआ है। महिला जो है वो खुद गई, अपने माता पिता को बताई कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, और वही चीज़ उन्होंने अपने बयान में दे दिया। अब यहाँ पे जो पत्नी है उसका ये कहना है कि जब पति पत्नी को मारते थे तो जो ये रिलेटिव्स है वो लोग बस देखते थे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब महिला के पति महिला को मारते थे और जो रिलेटिव्स है वो खड़े रहकर देखते थे, वो कुछ करते नहीं थे, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि रिलेटिव्स ने किसी भी तरह का कोई हरासमेंट किया है महिला के ऊपर। रिलेटिव्स ने तो नहीं मारा है, उन्होंने तो टॉन्ट नहीं किया है, उन्होंने तो गाली गलौज नहीं की है, ठीक है, वो बस खड़े रह के देखते थे। अब बहुत सारे जो घरेलू मामले होते हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ के मामले जो होते हैं, वहां पे बहुत सारे लोग इंटरफेयर नहीं करते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं होता है कि जो रिलेटिव्स के ऊपर भी केस कर दिया जाए, नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है। उसने ये कहा कि अगर आप किसी को पार्टी बना रहे हो, ठीक है, अगर आप किसी के ऊपर केस कर रहे हो, आप अगर किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हो, ठीक है, कोई एलिगेशन लगा रहे हो, तो आप उसको हवा में नहीं लगा सकते। आपको उस आरोप को साबित करने के लिए प्रूफ चाहिए होता है, एविडेंस चाहिए होता है, ठीक है। अगर आप एविडेंस नहीं दे रहे हो कोर्ट में तो फिर आपके स्टेटमेंट का कोई सेंस ही नहीं बनता है। एंड जस्ट बिकॉज वो रिलेटिव्स है, आप उनका नाम डाल देते हो एफआईआर में, केस में नाम डाल देते हो। यहाँ पे भी महिला से पूछा गया कि भाई आप जो एलिगेशन लगा रहे हो उसका कोई सबूत है आपके पास, तो महिला ने कहा उसके पास कोई सबूत नहीं है। तो ये सब ऑब्जर्व करने के बाद सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर जो रिलेटिव्स है उनके अगेंस्ट किसी भी तरह का कोई भी सबूत नहीं मिलता है, कोई सच्चाई नहीं दिखती है केस में। सुप्रीम कोर्ट ने रिलेटिव्स की अपील को अलाउ कर दिया, ठीक है। जो 498A का केस चल रहा था, डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा था, केस को क्वॉश कर दिया, उसको खत्म कर दिया। जी, ऐसी लीगल नॉलेज के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।